हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई थी रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम खास तौर पे प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे थे और प्रीलिम्स के 2014 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर रहे थे ईयर बाय ईयर एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2020 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी के उसको डिस्कस करेंगे। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आप 2014 से लगातार इन वीडियोस को देख रहे हो तो आप ये भी समझ पाए होंगे किस तरीके से जो ट्रेंड है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का वो चेंज होता जा रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। सो उस चीज को आपने काफी अच्छे से ध्यान देना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अगर हमारे देश में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसको वो वायलेट करेगी। नंबर 1 इज द राइट टू इक्वालिटी, नंबर 2 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नंबर 3 इज राइट टू फ्रीडम एंड नंबर 4 इज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो यहां पे अगर हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमारे पास एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 39 क्लॉज सी, जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ये नहीं होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। मतलब स्टेट ने एक इस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम बिल्डअप करना है जिसके अंदर क्या है, जो संपत्ति है सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो और वो इक्वली आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि जस्टिफाइड तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इक्वल तो नहीं हो सकती लेकिन जस्टिफाइड तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाना था बी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इस आर्टिकल को आपने जरूर याद रखना है, आर्टिकल 39 सी। डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें कवर होते हैं अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक जितने भी हमने ईयर्स को डिस्कस किया है 2014, 15, 16, 21 तक, हर एक पेपर के अंदर डीपीएसपी से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आर्टिकल्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक आर्टिकल याद करना पड़ेगा। 36 से लेके 51 तक आपको याद होने चाहिए डीपीएसपी के आर्टिकल। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स भी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे देखो जो पूछा गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। करंटली राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर। नंबर 1, लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन्स ओनली, ये एक लीगल राइट है जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है। नंबर 2, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये एक लीगल राइट है जो किसी भी इंसान को मिलेगा जो इंडिया में है। नंबर 3, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन्स ओनली, फंडामेंटल राइट है और सिर्फ नागरिकों को मिलता है। नंबर 4, नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, ना तो फंडामेंटल राइट है और ना ही ये लीगल राइट है। तो यहां पे हमें पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको पहले आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है वो दिया गया था। लेटर ऑन हमारे पास 44th अमेंडमेंट आती है जिससे क्या है, इसको आर्टिकल 300A के अंदर ऐड कर दिया जाता है इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे ये क्या बन जाता है, एक लीगल राइट। अब मुद्दा ये है कि चलो लीगल राइट तो है जिससे ये दोनों स्टेटमेंट तो आपकी जो है आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन अब बात आती है कि ऊपर वाली दो स्टेटमेंट में से कौन सी सही होगी। क्या ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है या किसी भी पर्सन को मिलता है। तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये सिर्फ सिटीजन्स का अधिकार नहीं है। इस बात को आपने क्लियर रखना है क्योंकि आर्टिकल 300A जो है ये बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्सन, जो इंडिया के अंदर है उसकी प्रॉपर्टी के अधिकार की बात ये करता है और ये एक लीगल राइट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हो क्योंकि संविधान के अंदर लिखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लीगल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि संविधान अपने आप में एक लॉ है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। तो सबसे बेसिक लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, तो इसीलिए लीगल राइट बोला जाता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली आर्टिकल 300A के अंदर पार्ट 12 के अंदर मेंशन है। अगर एग्जैक्ट आपसे चैप्टर भी पूछा जाए तो यहाँ पे एक नया चैप्टर ऐड किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 4 इन द पार्ट 12।
जहां पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है 300A, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे जो पूछा गया, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या स्टेटस था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कैसे डिफाइन किया गया था। नंबर 1 अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नंबर 2 अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नंबर 3 सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नंबर 4 सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो 26 जनवरी को संविधान ने क्या डेफिनेशन दी है इंडिया की। सो देखो 26 जनवरी 1950 की जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम का जो हमारा प्रीएम्बल था उसमें सीधे तौर पे ये लिखा हुआ था कि इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है। वहां पे ना तो शब्द सेकुलर मेंशन किया गया था, ना सोशलिस्ट शब्द जो है इसको मेंशन किया गया था, राइट। क्योंकि इन दोनों शब्दों को और साथ इंटीग्रिटी, इन तीन शब्दों को हमने ऐड किया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इस अमेंडमेंट को बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो मतलब क्या है, करेक्ट यहां पे हो जाएगा बी। ऊपर वाला भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा करेक्ट कौन सा है, सोवरेन शब्द यहां पे ऐड किया गया, जो कि शुरू से ऐड है हमारे संविधान के अंदर, राइट। सो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। और मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई कि तीन शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। इन तीनों को 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होगी, चार डेफिनेशंस है। नंबर 1 अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, एक ऐसी सरकार जो जनता को रिप्रेजेंट करती है और फेडरल स्ट्रक्चर होगा, मतलब केंद्र एंड स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइडेड होगी। नंबर 2 अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, एक ऐसी सरकार जिसका हेड, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है, वो नॉमिनल पावर्स एंजॉय करेगा। नंबर 3 अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर्स, वो सेम ही आप बोल सकते हो, यहां पे रिपीट होगी ये डेफिनेशन। फोर्थ है हमारे पास अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी सरकार जो क्या है, लिमिटेड है, संविधान के द्वारा उसकी पावर्स के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। सो करेक्ट यहां पे हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर डी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब कि एक ऐसी सरकार जो लॉ के अधीन रहकर काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या है, एक लॉ है, और जहां पे लॉ आ जाता है ऑटोमेटिकली वहां पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन तो आएगी ही आएगी। सो ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, अनलिमिटेड पावर्स इनको नहीं दी जाएंगी। सो डी यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को जब पढ़ते हैं, पार्ट 3 को पढ़ते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, सीधे तौर पे सरकार की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट में कोई अधिकार किसी को दिया गया है, तो सरकार उस अधिकार के खिलाफ जाके कोई लॉ नहीं बना सकती। तो मतलब क्या है, सरकार फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकती है, उनको वायलेट नहीं कर सकती है। अगर करती है तो सरकार के ऊपर केस हो सकता है। तो मतलब क्या है, देयर इज अ लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लिमिटेड गवर्नमेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स। सो जो हमारे बड़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों ऐड किया है, क्योंकि संविधान के साथ कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ये नहीं है। नंबर 1 स्टेटमेंट देखो, आप समझ जाओगे, भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, ये आर्टिकल 18 जो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है टाइटल्स के यूज को, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में आता है। फर्स्ट फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू इक्वालिटी के विद इन कवर होता है। तो क्या उसमें जिन टाइटल्स को प्रोहिबिट किया जाता है, क्या भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स वही टाइटल्स हैं? Number 2, the Padma Awards which were instituted in the year of 1954 were suspended only once.
1954 में ये अवार्ड स्टार्ट किए गए और उसके बाद एक बार ही हुआ है कि ये अवार्ड ना दिया गया हो, नहीं तो लगातार ये अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं। क्या ऐसा है? नंबर 3, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन पर्टिकुलर ईयर। क्या ज्यादा से ज्यादा भारत रत्न अवार्ड एक साल में 5 बंदों को दिया जा सकता है? तो यहां पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। इनकरेक्ट होने का कारण क्या है कि भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स ये आर्टिकल 18 के टाइटल की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। मतलब ये जो अवार्ड्स हैं ये टाइटल्स वो वाले टाइटल्स नहीं हैं जिनको आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है, उसमें खास तौर पे हेरिडिटरी टाइटल्स आते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड देखो, पद्मा अवार्ड्स को 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्कुल सही है, लेकिन इनको कई बार सस्पेंड किया गया है, एक बार नहीं। अभी देखते हैं कौन कौन से ईयर में सस्पेंड हुए हैं। नंबर 3 देखो, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 5 नहीं 3 हो सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक बार हुआ था कि 4 को दिया गया था, अदरवाइज 3 को दिया जाता है मैक्सिमम, उसको भी देखते हैं। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाना था डी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को क्लियर किया कि जो ये पद्मा अवार्ड्स हैं, भारत रत्न अवार्ड है, ये सारे अवार्ड्स टाइटल की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के अंदर कवर नहीं होते हैं। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 18 बिकॉज आर्टिकल 18 जो है ये बात करता है कि जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए, ना कि मेरिट बेस्ड टाइटल। मेरिट बेस्ड टाइटल मतलब जो बंदे के काम की वजह से उसको कुछ मिलता है, राइट, उसने कुछ अच्छा किया है तो उसको ये अवार्ड मिल रहा है, वो इनइक्वालिटी में कवर नहीं होता है, राइट, दैट इज द पॉजिटिव साइड। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कई बार आपके जो ये अवार्ड्स हैं इनको सस्पेंड किया गया। फॉर एग्जांपल जनवरी 2 1954 जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम पे आप बोल सकते हो इन अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया। लेटर ऑन इन 78, इन 79, 1993 से लेके 1997 तक, 2020, 2021 कई बार सस्पेंड हुए हैं, एक बार नहीं कई बार सस्पेंड हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड की, जब बात की जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बंदों को दिया जाता है। एक बार हुआ था 1999 में जब 4 पर्सनैलिटीज को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, अदरवाइज हमेशा 3 से ज्यादा नहीं दिया गया है। तो वहां पे 5 बोला गया था, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। नंबर 1, judicial custody means an accused is in the custody of concerned magistrate and such accused is locked up in the police station and not in the jail। जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि मजिस्ट्रेट की कस्टडी में वो पर्सन है, मजिस्ट्रेट मतलब जो लोकल आपके पास जज होते हैं लोअर लेवल पे, उनकी कस्टडी में है और उनको जेल की बजाय क्या पुलिस लॉकअप के अंदर रखा जाता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा जुडिशियल कस्टडी में होगा वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसको लॉकअप के अंदर नहीं रखा जाएगा, मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, उसको जेल के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court। अब बड़ी सिंपल चीज है, जब कोर्ट के मजिस्ट्रेट की जो आप बोल सकते हो पावर में है, आप बोल सकते हो उसकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, पुलिस को अगर इंटेरोगेशन करना है तो पहले क्या है, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। यहां पे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी बी, दैट इज ट्रू ओनली। सो जुडिशियल कस्टडी की अगर हम बात करते हैं, पुलिस कस्टडी की बात करते हैं, तो क्या चीज है, पुलिस कस्टडी मींस दैट पुलिस हैव अ फिजिकल कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड, व्हाइल जुडिशियल कस्टडी मींस an accused is in the custody of concerned magistrate। in police custody accused is lodged in the police station lockup, while in the judicial custody it is in the jail। सिंपल बात है, जब फिजिकल प्रेजेंस जो है वो किसके कंट्रोल में है, एक्यूज्ड की पुलिस के कंट्रोल में है, दैट इज द पुलिस कस्टडी।
मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में, दैट इज द जुडिशियल कस्टडी। जब जुडिशियल कस्टडी होती है तो उस पर्सन को जेल में रखा जाता है, जब पुलिस कस्टडी होती है उस बंदे को पुलिस स्टेशन के लॉकअप के अंदर रखा जाता है। सिंपल चीज है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When a prisoner makes out sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक प्रिजनर ने अच्छा खासा अपना केस प्रेजेंट किया कि मुझे पेरोल क्यों चाहिए। पेरोल क्या होता है कि सजा खत्म होने से पहले ही, कुछ समय पहले ही बंदे के बिहेवियर की वजह से, उसके हालातों को देखते हुए, कुछ भी केस हो सकता है, उसको क्या है, जेल से रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन जब तक उसका टाइम पीरियड चल रहा है, जब तक कि उसको सेंटेंस मिली थी, तब तक वो बंदा फ्री नहीं कहलाएगा, पेरोल के ऊपर कहलाएगा। मतलब अगर वो जेल से बाहर निकलने के बाद कोई भी ऐसा काम करता है जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको दोबारा से उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर एक ठीक ठाक केस बन रहा है बंदे का, एक प्रिजनर का, तो उसको पेरोल देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका अधिकार हो जाता है। क्या पेरोल प्रिजनर का अधिकार होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रिजनर की एक प्रिविलेज हो सकती है, बट अधिकार नहीं हो सकता, राइट। देयर इज नो राइट रिलेटेड टू द पेरोल। देन उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल। स्टेट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स होते हैं कि किस तरीके से किसी प्रिजनर को पेरोल दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिजनर्स जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया, तो ऑटोमेटिकली उनके रिलेटेड अगर कोई रूल्स हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सो एक बात दिमाग में रखना, पेरोल क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर विदाउट सस्पेंशन, विद द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। मतलब जो उसका अभी मान लो 2 साल 3 साल जेल की सजा बची हुई थी, उसको सस्पेंड करके, खत्म करके नहीं, सस्पेंड करके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्व करना और सस्पेंड करना। सजा खत्म नहीं की है, सस्पेंड की है, उस बंदे को रिलीज कर दिया है, और जब तक उसका सेंटेंस चल रहा है, मतलब उसका सेंटेंस का टाइम पीरियड चल रहा है, उसको कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पुलिस ने जिस तरीके से बोला है, रूल्स जिस तरीके से बोल रहे हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये पेरोल का प्रोविजन है, ये एक प्रिविलेज हो सकता है, ये एक अधिकार नहीं है। और जो प्रिजनर्स हैं, इसका जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, एट द नेशनल लेवल which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006। 2006 के जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसको इंप्लीमेंट करने के पीछे नोडल एजेंसी कौन सी है। अब देखो ये फॉरेस्ट राइट्स हैं तो किसके हैं, अब जंगली जानवरों के तो ये राइट्स हैं नहीं, किसके हैं ये, ट्राइबल्स के हैं। अगर ट्राइबल्स के हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होगी, अदर ट्राइबल कम्युनिटीज होगी, उनके अधिकार है, उनके रिलेटेड हमारे पास मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझ पा रहे हो कि फॉरेस्ट राइट किसके हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो कोई चांस ही नहीं बनता। रूरल डेवलपमेंट नो चांस, राइट। सो अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की, तो ये खास तौर पे जंगलों में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं आप बोल सकते हो, या फिर जिनको हम ट्राइब्स बोल देते हैं, कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में भी होंगे, उन सब के कुछ बेसिक अधिकार हैं, राइट। क्योंकि आपको पता होगा कि फॉरेस्ट के अंदर अंदर अगर कोई बंदा रह रहा है, कोई ट्राइब रह रही है, तो वो जमीन उन्होंने अपने नाम पे तो करवाई नहीं हुई, तो उनको तो कभी भी वहां से उठा दिया जा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा काम। तो यहाँ पे क्या है, उनको कुछ बेसिक अधिकार प्रोवाइड करने की जरूरत है, वही प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। इसके बारे में आपने डिटेल्स में जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी एंड पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
मतलब हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो एक ही पर्सन को एक ही लोकसभा इलेक्शंस के दौरान 3 जगहों से इलेक्शन लड़ने से रोकता हो। क्या हमारे यहाँ पे एक पर्सन लोकसभा के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक साथ इलेक्शन लड़ सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्शन लड़ सकते हो लोकसभा के, इससे ज्यादा नहीं, 3 नहीं है। नंबर 2, in 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या 1991 में ऐसा होता था? तो बिल्कुल होता था, 1996 तक ऐसा होता रहा है। 1991 में श्री देवी लाल जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, उनके द्वारा 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा के इलेक्शंस लड़े गए थे, बिल्कुल सही है। Number 3, as per the existing rule, if candidate contest in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies। वो बोलना चाह रहे हैं कि एक पर्सन ने 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़े, अब एट दी एंड वो एमपी तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही रहेगा ना, बाकी जो है वो उसको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। अब पोस्ट छोड़नी पड़ेगी तो वहां पे दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। क्या वहां पे जब दोबारा से इलेक्शन होंगे तो उस बंदे की जो पार्टी है वो सारा खर्चा उठाएगी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो खर्चा उठाएगा। प्रेजेंट सिनेरियो ये है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोल रही है कि उसकी पार्टी वो खर्चा उठाएगी। तो यहां पे ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो यहां पे आपने कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो है ये बोलता है कि मैक्सिमम किसका है ये सेक्शन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 का ये जो सेक्शन है ये सीधे तौर पे बोलता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। उसमें से भी अगर दोनों में जीतता है तो एक ही रखेगा, एक उसको छोड़नी पड़ेगी, और जो छोड़नी पड़ेगी वहां पे अगर बाई इलेक्शंस होते हैं तो वो बाई इलेक्शन का खर्चा कौन उठाता है प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1991 में हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवी लाल जो है, इन्होंने 3 जगहों से, सीकर से, रोहतक से एंड फिरोजपुर से एमपी के इलेक्शंस लड़े थे। साथ ही साथ घिराई का जो असेंबली की सीट थी वो भी इन्होंने कंटेस्ट की थी, मतलब एमएलए की सीट कंटेस्ट की थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1996 के बाद से ये जो सेक्शन है 33 क्लॉज 7 इसको ऐड किया गया है। 1996 से पहले आप लड़ सकते थे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन, लेकिन 1996 के बाद ये सेक्शन ऐड कर दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में, जिसके तहत आप मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़ सकते हो। राइट, सो इस सेक्शन को याद करना। कभी भी मेंस के अंदर भी आंसर लिखना है तो इसको आप एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हो या फिर अपने आंसर को एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ फेडरल कैरेक्टर? कौन सा फीचर है इन चारों में से जो हमारा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का उसको फेडरल स्ट्रक्चर दर्शाता है? नंबर 1, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। यही आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो पावर है वो केंद्र सरकार एंड स्टेट सरकारों के बीच में डिवाइडेड होगी। सबसे अच्छा फेडरल सिस्टम आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलता है, वहां पे केंद्र सरकार से ज्यादा पावर किसके पास रहती है? स्टेट सरकार के पास रहती है। अब देखो, अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है बनी रहे, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। ना तो जुडिशरी के ऊपर लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल है, ना एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल है, ना स्टेट का कोई कंट्रोल है, ना सेंटर का कोई कंट्रोल है। इट इज इंडिपेंडेंट। राइट, सो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ए, दैट इज द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which one of the following best defines the term state? थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। लास्ट देखो, सबसे पहले अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन डेफिनेट विद सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इतना कुछ नहीं होता है, सिंपल स्टेट पूछा है। यहां पे कोई
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं पूछा। ये कितना कुछ बता रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल होगा एग्जीक्यूटिव, जो इंडिपेंडेंट होगी जुडिशरी, इतना सब स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है। ये तो आप आगे स्टेट के अलग अलग सिस्टम्स में चले गए। नंबर सी देखो, अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ऑन कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। अच्छा, उनका खुद का कल्चर ट्रेडिशन गवर्नमेंट, तो वो तो फिर ट्राइबल एरियाज भी हैं। ऑटोनॉमस जो एरियाज होते हैं, क्या उनको हम स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देन बी देखो, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। देखो, ये चीजें नहीं होती कि नेचुरल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया ही जाएगा, या जो मीन्स ऑफ सस्टेनेंस है उसको मेंटेन किया जाएगा। ऐसा कुछ स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? हमने क्लियर कट डेफिनेशन देनी है। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट ही बचेगा। अब इसको ध्यान से देखो, अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, एक ऐसी कम्युनिटी जो एक खास जगह पे रहती है, डेफिनेट जगह पे रहती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। बाहर के किसी एरिया का कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है और अपनी खुद की उनकी गवर्नमेंट है। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन इन चारों में से ऑफ स्टेट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशरी के रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई है। नंबर 1, any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। मतलब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को चीफ जस्टिस जो प्रेजेंटली है वो बुला सकते हैं दोबारा से एज अ टेम्परेरी जज, या फिर एज आप बोल सकते हो एडहॉक जज वर्क करने के लिए। बट इसके लिए चीफ जस्टिस पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेंगे। बिल्कुल सही है। नंबर 2, a high court in India has power to review its own judgments as Supreme Court does। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है, वैसे क्या हाई कोर्ट के पास भी पावर रहती है अपनी जजमेंट को, प्रीवियस जजमेंट को रिव्यू करके चेंज करने की? तो बिल्कुल रहती है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब ऐसा क्यों है? तो यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक हमारे पास है आर्टिकल 128, जिसमें बोला जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जजेस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कम है, तो आप एक एडहॉक जज या एक से ज्यादा एडहॉक जज बुला सकते हो। वो कौन हो सकते हैं? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, अगर वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए। रिटायर वो एज अ हाई कोर्ट जज हुआ है, लेकिन अभी उसकी एलिजिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट होने के लिए। रखोगे आप उसको एज अ एडहॉक ही, परमानेंट सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाओगे। या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है, उसको दोबारा से बुलाया जा सकता है एज अ एडहॉक जज। बट ये सब करेगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी प्रायर परमिशन के साथ? प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के साथ। देन इसके अलावा हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 226, जिसके तहत हाई कोर्ट रिट भी इशू करती है। उसी आर्टिकल के तहत आपके पास ये मेंशन किया गया है कि हाई कोर्ट अपनी जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर भी रखती है, राइट? सो इस चीज को आपने क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। हमारे देश में अगर आप नागरिक हो इंडिया के तो आप सिर्फ इंडिया के नागरिक हो सकते हो। बाहर की किसी कंट्री की नागरिकता लोगे तो यहां वाली कैंसिल हो जाएगी। नंबर 2, एक ही डोमिसाइल हो सकता है, मतलब आपका रेजिडेंस भी एक ही हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है इंडिया के अंदर। नंबर 2, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट। क्या बाय बर्थ जो बंदा इंडिया का सिटीजन बनता है सिर्फ और सिर्फ वही प्रेसिडेंट बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एनी, किसी भी तरीके से, बाय एनी टाइप, बाय एनी मेथड आप सिटीजन बनते हो, आप सिटीजन होने चाहिए तो आप हेड ऑफ स्टेट बन सकते हो। लेकिन यूएसए में ये बोला जाता है कि ओनली सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस फॉर हेड ऑफ स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाएगी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में।
then a foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तो सिटीजन की सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है, फॉरेनर को सिटीजनशिप देके कैंसिल करना तो ऑटोमेटिकली होता होगा, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो एक ही आपके पास बची फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज करेक्ट, कि हमारे देश में एक ही डोमिसाइल होता है और एक ही सिटीजनशिप होती है। डोमिसाइल में क्लियर रखना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है तो वहां पे बताना पड़ता है कि आप इतने सालों से इस जगह पे रह रहे हो, तभी आपको वो डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपने आर्टिकल 11 को याद रखना है। आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है ये सिटीजनशिप वाले पार्ट सेकंड में कवर होते हैं। आर्टिकल 11 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी कोई भी प्रोविजन बनाने की रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सो यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 में, जिसमें बताया गया कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन, इन 4 तरीकों से आप सिटीजनशिप ले सकते हो। एक एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी भी होता है, लेकिन वो मेथड यहाँ पे नहीं है आपके पास, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप को 3 तरीके से कैंसिल भी किया जा सकता है, यही एक्ट हमें बताता है, जैसे कि रिनंसिएशन हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, डीप्राइवेशन हो सकता है। तो ये आपने क्लियर रखना है, सेकंड पार्ट है हमारे संविधान का जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन है और ऐसी जगहों से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अक्सर सबने पढ़े होते हैं, बस बात ये है कि थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। सबसे अच्छा सेफगार्ड क्या होगा लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर। लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अ कमिटेड जुडिशरी, जुडिशरी अपने काम को लेके बहुत सीरियस होनी चाहिए। नंबर 2 सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सारी पावर एक के हाथ में पकड़ा दो। नंबर 4 इलेक्टेड गवर्नमेंट, जनता चुनेगी सरकार को। नंबर 4 सेपरेशन ऑफ पावर। देखो जब लिबर्टी की हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, रिस्ट्रिक्शंस तो ऑटोमेटिकली होंगी, लेकिन ये होगा कि मेरा अधिकार मेरा है, आपका अधिकार आपका है, एक दूसरे के अधिकार का हनन ना करें, एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं। तो मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स सबसे बढ़िया टूल हो सकता है लिबरल डेमोक्रेसी का। सो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे देश के अंदर है, लिबरल डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर है। इसके रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 50 है अंडर डीपीएसपी, जो क्लियर बोलता है कि सेपरेशन होनी चाहिए जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। देन इसके बाद 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 121 एंड 211। ये क्या बोलते हैं, जुडिशियल कंडक्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट cannot be discussed in parliament according to article 121 and cannot be discussed in state legislature according to article 211। सो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई भी कंडक्ट है उसको आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। देन आर्टिकल 122 एंड 212 जो है ये क्या बोलते हैं, वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। जो प्रोसीडिंग फॉलो की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उसके ऊपर कोई कोर्ट क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकती कि आप गलत तरीके से वर्क करते हो, वो तरीके के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। एट द एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 361, जिसके तहत बोला जाता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जब तक अपने दफ्तर में हैं, इनके ऊपर ना तो कोई क्रिमिनल केस स्टार्ट कर सकते हो, सिविल केस स्टार्ट करना है 2 महीने का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और ये जवाबदेही नहीं होंगे किसी कोर्ट को इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने अगर कोई भी काम किया है तो उसके लिए ये जवाबदेही नहीं रहेंगे। ये बोलता है आर्टिकल 361, दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। जब भी कभी आप क्वेश्चन लिखते हो मेंस का, ये आर्टिकल्स आप मेंशन करो, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, राइट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। हमने डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो अडॉप्ट की है ये ब्रिटेन से की है, लेकिन उनके सिस्टम में और हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड।
ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड है, हमारे यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट ही चलती है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। नंबर 2, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट of the parliament are referred to the constitutional bench by the supreme court। अगर कोई भी अमेंडमेंट होती है तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास वो केस जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। तभी तो हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने की। अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर रहेगी उसको रिव्यू करने की और उस एक्ट को खत्म करने की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। सो दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी, आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखो, इंडिया का जो सिस्टम है और ब्रिटेन का जो सिस्टम है, ब्रिटेन के अंदर मोनार्कियल सिस्टम है, इंडिया के अंदर रिपब्लिकन सिस्टम है। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, ब्रिटेन के अंदर जो सोवरेनिटी है वो पार्लियामेंट की रहती है, हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट की पावर रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा ब्रिटेन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोअर हाउस से ही होना चाहिए, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस या अपर हाउस कहीं से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, देन देवा गौड़े एंड आपके जो मनमोहन सिंह, ये तीनों क्या है राज्यसभा से थे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और एट द एंड अगर हम बात करते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट यहां पे चलती है और इंडिया के अंदर क्या है अमेंडमेंट का कोई भी मैटर आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, उस अमेंडमेंट को कैंसिल कर सकती है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू प्राइवेसी कौन सी आर्टिकल में आता है, 15, 19, 21 या 29? सो यहां पे आर्टिकल है 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के विद इन आपका कवर होता है राइट टू प्राइवेसी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है 2-3 बातों के ऊपर। नंबर 1, 2017 के अंदर हमारे पास वर्डिक्ट आती है केस की, दैट इज जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। इससे पहले 2 और केसेस हैं, उसमें नंबर 1 हमारे पास है एमपी शर्मा केस ऑफ 1958 एंड खड़क सिंह केस ऑफ 1961, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये तीनों केस आपने याद रखने हैं। 1 इज एमपी शर्मा केस ऑफ 1958, सेकंड इज खड़क सिंह केस ऑफ 1961, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा देने से मना कर दिया गया। रिसेंट इज 2017 में जो वर्डिक्ट आई जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें यह बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो 2021 के अंदर यूपीएससी के प्रीलिम में पूछे गए। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा चेंज होता जा रहा है। इससे पहले 2020 तक जिस तरीके से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे उसमें ज्यादातर आपको क्या फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे जो आपको लक्ष्मीकांत के अंदर सीधे तौर पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसके बारे में इनडायरेक्टली तो लक्ष्मीकांत के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे आपको अपनी समझ भी लगानी पड़ेगी। सो ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को देखना। अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको भी जाके आपने जरूर देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।